नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जिम्मेदारी। आज बहुत तेज बारिश हो रही है। सारे रास्ते और गलियां पानी से सरोवर हो चुके थे। शाम की थी, छुट्टी हो चुकी थी। हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। इस कारण से सड़क और ज्यादा जाम हो गई। तरुण और उसकी पत्नी नेहा बाइक पे थे। जैसे तैसे अपने बाइक को चलाते हुए तरुण गलियों से निकलकर अपने घर तक पहुंचा, पर दोनों ही पूरी तरह से भीग चुके थे। जैसे ही दोनों घर में घुसे, नेहा की नजर बाहर सूखते अपने कपड़े में पड़ी, जो सूख क्या रहा था बल्कि पानी में पूरी तरह से नहा चुके थे। और सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ नेहा के कपड़े थे, घर के बाकी सारे ससुर के कपड़े अंदर जा चुके थे। वो देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आया, पर बोले क्या है। आते ही घर में शांति भंग करना अच्छा नहीं लगा। घर में सास बिमला जी, जेठानी श्वेता, नंद, कीर्ति सब थे, लेकिन किसी ने भी उसके कपड़े उठाना ठीक ना समझा। अभी दोनों घर में अंदर आने ही थे कि इतने में जेठानी श्वेता ने आकर रोका। अरे अरे, अंदर कहाँ चले आ रहे हो? दोनों पूरी तरह से भीग चुके हो, कपड़े में से पानी रिस रहा है। तुम लोग पीछे के दरवाजे से आओ ताकि फर्श गंदा ना हो। दोनों को इस बात से कोई समस्या नहीं थी। दोनों पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल हुए। पीछे के दरवाजे से दोनों का कमरा बिल्कुल नजदीक होता था, साथ ही बाथरूम। पर कपड़े लेने में तो कमरे में जाना ही पड़ता था ना। आखिर तरुण ने कीर्ति को आवाज लगाई, कृति जरा मेरे कपड़े ला दो। उसकी बात सुनकर कृति ने जवाब दिया, जी भैया अभी लाई। कृति फटाफट तरुण के कपड़े ले आई और तरुण उन्हें लेकर नहाने बाथरूम में चला गया। नेहा ने भी कृति की तरफ देखा और कहा, कृति जी मेरे भी कपड़े ला दीजिए ना। सुबह जाते समय मैंने अपने कपड़े ड्रेसिंग टेबल पर ही रख दिए हैं, ताकि अगर शाम की बारिश में भीग जाए तो किसी को कपड़े ढूंढने की परेशानी ना हो। कृति ने नेहा की तरफ ऐसा देखा जैसे उसने हिस्से की प्रॉपर्टी मांग ली हो। मुंह बिगाड़ते हुए बोली, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, आप खुद जाकर ले लो। वैसे भी नंद को काम नहीं बताते, पता नहीं आपको। किटी टका सा जवाब देकर चली गई और नेहा अपना सा मुंह लेकर चुप रह गई। खैर, थोड़ी देर बाद तरुण नहाकर निकला। तब तक नेहा वही खड़ी थी। तरुण अंदर जाने लगा, तब नेहा ने कहा, तरुण जी मेरे कपड़े ड्रेसिंग टेबल पर रखे हैं, प्लीज आप ला दीजिए ना, ताकि मैं भी नहाकर कपड़े बदल लूँ, ठंड सी लग रही है। तरुण अंदर कमरे में गया और नेहा के कपड़े लाकर उसको दे दिए। साथ ही साथ काम भी बोल दिया, मेरे कपड़े भी धोकर सुखा देना। नेहा फटाफट बाथरूम में गई और उसने कपड़े वहां रखे। उसके बाद बाहर जो कपड़े रस्सी पे सूख रहे थे उन्हें उतार कर लाई। नहाकर अपने और तरुण के कपड़े धोकर पीछे बालकनी में रखी हुई वॉशिंग मशीन में सुखाकर कर अंदर कमरे में ले आई और अपने कमरे में ही 3-4 नारे को जोड़कर उसकी एक रस्सी बनाई और एक खिड़की से दरवाजे तक बांधकर उस पे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिया। अभी अपने बालों को सुखा ही रही थी कि तब तक श्वेता उसके कमरे में आई और उसने बोली, मैडम अगर तुम्हारा बनना ठंडा हो गया हो तो रसोई में आकर तुम्हारे लिए पकोड़े तल लो। सब लोगों के लिए तो मैंने चाय पकोड़े बनाकर खिला दिए हैं, अब खुद के लिए तुम बना लो। यहाँ दिन भर घर के काम करके मैं थक गई हूँ और मेरे भी गरम गरम पकौड़े खाने की इच्छा है। मैंने अपने लिए बना ली है, तुम अपने लिए बना लो। उस पर तंज कसते हुए श्वेता तो अपने कमरे से निकल गई। नेहा को बुरा तो बहुत लगा कि अगर सबके लिए पकौड़े बन चुकी थी तो मेरे लिए भी बना देते, पर इस घर में बोलने का कोई फायदा नहीं। वो इस घर की छोटी बहू थी, इसलिए किसी को काम के लिए नहीं बोल सकती थी। पर हाँ, घर का कोई भी सदस्य उसको कोई भी काम करवा सकता था। भूख तो बहुत लगी थी, ऊपर से ठंड भी लग रही थी, तो गर्मा गर्म चाय पीने की इच्छा भी थी। आखिर अपने बालों को बांधकर खुद ही रसोई में आ गई और अपने लिए पकोड़े तलने लगी। तब तक चाय भी ठंडी हो चुकी थी। पकोड़े तल के खुद के लिए चाय गर्म करके अपने कमरे में ले आई। अभी पहली पकौड़ी अपने मुंह में रखी थी कि इतने में सास बिमला जी कमरे में आ गई और आते ही कमरे में कपड़े सुखाते हुए देखकर बोली, और कोई जगह हितैषी में नहीं मिली कपड़े सुखाने के लिए, और यहाँ कमरे में कपड़े फैला कर रखे हैं और किससे पुरकर वॉशिंग मशीन इस्तेमाल की। पता है ना इस पर बिजली का बिल कितना आया है? पर तुझे क्या, तुझे तो ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत हो गई है। बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, आराम से बाहर घूम फिर कर आती हो आप। फिर फटाफट से चाय नाश्ता खत्म कर और खाने की तैयारी कर। शाम के खाने की और रसोई की जिम्मेदारी तेरी है। कहकर बिमला जी जितनी तेजी से कमरे में आई थी
उतने ही तेजी से निकल भी गई अपनी बहू के कमरे से। ऐशो आराम यह शब्द अभी उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या सचमुच उसकी ऐशो आराम की जिंदगी थी? इतनी ऐशो आराम की जिंदगी तो उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वो सोच रही थी सुबह के 5 बजे से काम में लगी होती, जिसकी रात 11 बजे तक फ्री होती। क्या ऐशो आराम कहते हैं इसे? सिर्फ इसलिए कि वो छोटी बहू थी। घर की बड़ी बहू तो ये लोग काम में मदद भी कर देते और वो दिन भर फिर भी आराम कर लेती, पर उसे आराम कहाँ, क्योंकि वो तो जॉब भी करती थी और उसे जॉब के लिए भी कहा जाता था कि अपने लिए करती थी, हमारे लिए थोड़ी ना। सभी लोग उसके घर के सदस्य कहते थे, जबकि वो भी बराबर घर के खर्चा करती थी। ससुर थे नहीं, घर में सास, जेठ, जेठानी, तरुण और नेहा और कृति थे। कृति की भी पढ़ाई चल रही थी, तो उसकी पढ़ाई का खर्चा, साथ ही उसकी शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने थे। 7 महीने पहले ही दोनों भाइयों की शादी हुई। जेठानी उसकी शादी में सिर्फ 1 महीने का अंतराल था। अभी तो उसका भी कर चुका नहीं था, ऊपर से घर का खर्चा, सास की दवाइयाँ आदि। दोनों भाइयों पर इतना बोझ देखकर नेहा ने जॉब करना पसंद किया, जबकि बड़ी बहू ने घर संभाला। लेकिन फिर भी नेहा की मेहनत को कुछ भी माना नहीं जाता। नेहा किसी को भी काम का कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि वो छोटी थी। उसका काम करने में सबको बेइज्जती महसूस होती थी। यहाँ तक कि अगर उसके जूठे बर्तन भी रखे होते तो कोई उसे धोना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि लोगों का पद बड़ा और छोटा बहू के बर्तन हम क्यों धोए। कई बार सब सुबह जल्दीबाजी में अपने जूठे बर्तन छोड़ जाते तो आकर उसे धोने पड़ते। तब तक वो जूठे बर्तन यूं ही सिंक में पड़े रहते थे। लेकिन दोहरी मार से नेहा घर परेशान हो चुकी थी। घर के काम साथ ही जॉब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तरुण से कहती तो एक जवाब मिलता, और भी तो औरतें जॉब के साथ घर संभालती है, तुम कुछ अनोखा तो नहीं करती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इस घर में तुम्हें कम से कम इतने लोग सपोर्ट करते हैं, वरना बहुत सी औरतें अकेले ही सब करती है। उसके बात सुनकर वो अपना सा मुंह लेकर आ जाती। घर में वो अपनी मर्जी से मेड लगा भी नहीं सकती थी। एक बार मेड लगाई थी, लेकिन घर की बाकी तीनों महिलाओं ने मिलकर उसे इतना परेशान किया कि 1 घंटे में उसने हाथ जोड़ दिए। ऊपर से आए दिन सुनाए जाने वाले ताने अब तो उसे बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो रही थी। आखिर नेहा उठकर रसोई में खाने की तैयारी करने लग गई, लेकिन ये क्या, गंदे बर्तन का तो आवाज लगा हुआ था। कुछ देर तो वही ठिठक कर उन बर्तनों को देखती रही, और फिर सोचा कि करना तो उसे ही है, तो पहले बर्तन धोने लगी। बर्तन धुल जाने के बाद खाना की तैयारी किया। तब तक श्वेता उठकर आई और उसने सबको खाना परोस दिया और खुद भी खाना खाने बैठ गई। सबको खाना खाने के बाद नेहा ने पहले रसोई की सफाई की, दोबारा सारे बर्तन धोए और फिर अपना खाना लेकर कमरे में आ गई। देखा तो तरुण सो चुका था। उसे चैन से सोता देखकर एक पल के लिए मन में ख्याल आया, कम से कम मुझसे ज्यादा अच्छी जिंदगी तो तरुण की है। बस बाहर काम कर लाओ और घर में पका पकाया सब कुछ मिल जाता है। हम औरतों तो खुद को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, दोहरी जिम्मेदारी तले दबे जा रहे हैं। पहला निवाला मुंह में डालते ही आंखों में आंसू झिलमिला गए। आखिर ऐसी जिंदगी को तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। खैर, कुछ सोच सोचकर नेहा अपना खाना खाया और बर्तन ले जाकर उन्हें धोकर रख दिया। वापस आकर अपने कमरे में सो गई नेहा। उसके बाद दूसरे दिन सुबह उठी और नियमित रूप से घर के काम करने लगी। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। उसी समय ऑफिस जाने का वक्त होने लगा, लेकिन अब तक वो तैयार नहीं हुई, बल्कि उस समय तो अखबार लेकर पढ़ने बैठ गई। ये देखकर तरुण ने कहा, नेहा जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे कारण मैं लेट हो जाऊंगा। अरे इसे कहाँ बोल रहे हो, सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है तो भला क्या ध्यान देगी कि पति को ऑफिस को लेट हो रहा है या नहीं। उसके बोलने से पहले ही बिमला जी बोल पड़ी। कृति ने भी मंथी गंगा में हाथ धो लिए, वो भी बोलना चालू कर दी। अरे भाभी तो ऐसे ही ऐसे बाहर घूम फिर कर आ जाती है और फिर घर में काम करना नहीं पड़ता है। उसकी बात सुनकर श्वेता भी हंसती। ये देखकर नेहा बोली, नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, आप अपना नाश्ता खत्म करके चले जाओ। क्यों, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? बेवजह छुट्टी क्यों ले रही हो? पैसे कटवाने में मजा आता है क्या? तरुण ने एक साथ सवाल दाग दिए। नहीं तरुण जी, मैं जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया है। यानी वो जॉब छोड़ने की बात कर रही थी। नेहा के कहते ही सबके हाथ अपनी जगह रुक गई और तरुण बोला,
क्यों, जॉब क्यों छोड़ रही हो? वो क्या है ना तरुण जी, मैं इतने ऐशो आराम अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए वो अपने पति से बोली। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तक 3 लोगों की तनख्वाह घर में आ रही थी, लेकिन अब 2 लोगों की आएगी। अचानक सारे खर्चे दिमाग में घूमने लगे। तब बिमला जी बोली, बहू, तुमने अचानक ये फैसला क्यों ले लिया? भला कोई सुविधाओं को छोड़कर कैसे सकता है? उसकी सासू माँ बोली। नेहा ने मुस्कुराकर बिमला जी की तरफ देखा और कहा, कौन सी सुविधाएं माँ जी? वो सब सुविधाएं तो आप लोगों के लिए है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। वॉशिंग मशीन में पूरे घर के कपड़े धो सकते हैं, सूख सकते हैं, सिवाय मुझे छोड़कर, क्योंकि बिजली बिल आता है। अगर किसी काम के लिए कह दूँ तो फट से कह दिया जाता है कि हम तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना है। बाहर बारिश में सबके कपड़े उठकर अंदर आ जाएंगे, पर मेरे कपड़े का कोई हाथ भी नहीं लगाता। दिन में आप लोगों तो आराम कर लेते हैं, पर मैं सुबह 5 बजे से रात तक काम में लगी रहती हूँ। उसे आप ऐशो आराम और सुविधा कहते हैं? उसके बाद सुनकर तरुण बोला, ठीक है, मानते हैं काम का बोझ थोड़ा ज्यादा है तो सब लोग मिलजुल कर लेंगे ना। तुम्हें नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है? पता है ना अभी पैसों की कितनी जरूरत है। कृति की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना है, कर्ज चुक रहे हैं, माँ की दवाइयाँ, घर का खर्चा। उसके पति बोले, क्या सबकी जिम्मेदारी मेरी है? मेरी जिम्मेदारी किसकी है? मैं अकेली दोहरी मार क्यों झेलूं? जब आप लोग मुझे सपोर्ट कर ही नहीं सकते तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रहे हो? और कोई आप अकेले अनोखे थोड़ी ना हो जो घर का खर्चा उठा रहे हो। और भी तो मर्द है जो अपने घर के खर्चे खुद उठाते हैं। अरे, आपको तो फिर भी बहुत सपोर्ट है कि आप दोनों भाई मिलकर कमाते हो, बोली। अपनी कही बात को अपने ऊपर आते देखकर तरुण चुप हो गया। किसी से कुछ कहते भी बिना नहीं बना। नेहा तो वैसे भी सबके लिए बुरी थी और सबसे बुरी बन गई। अब आते हुए लक्ष्मी को घर में आने से कौन मना करे? इसलिए बिमला जी अब मेड लगाने को तैयार हो गई। यहाँ तक कि शाम के खाने में भी अब नेहा के साथ मिलकर मदद कराने जाने लगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।